जी नाज़रीन, आज की ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो फाइनेंशियल एनालिसिस को समझने की लिए बेताब हैं। तो फाइनेंशियल एनालिसिस में 3 तरह के बड़े एनालिसिस होते हैं। वैसे तो बहुत से एनालिसिस होते हैं, लेकिन हम 3 तरह के बड़े एनालिसिस करते हैं। उनमें से एक है कॉमन साइज एनालिसिस, और फिर एक है हॉरिजॉन्टल एनालिसिस, और फिर तीसरा है रेशो एनालिसिस। वैसे तो बहुत से एनालिसिस किए जाते हैं, लेकिन ये बेसिक हैं, ये 3 एनालिसिस बेसिक हैं। तो हम पहले समझते हैं कि ये कॉमन साइज एनालिसिस क्या होता है। कॉमन साइज एनालिसिस जो है जिसमें साइज को हम कॉमन कर देते हैं। मिसाल के तौर पर मैं कहता हूं कि एक आदमी जो है उसकी थाउजेंड्स में सैलरी है, एक दूसरा आदमी जिसकी मिलियंस में सैलरी है, और फिर एक तीसरा आदमी जिसकी बिलियंस में सैलरी है। तो हम उसके अखराजात का अंदाजा लगाना चाहते हैं कि कौन से अखराजात किधर करता है। तो हम ये करते हैं, हम ये नहीं कहते कि उसकी टोटल इनकम कितनी है। हम ये देखते हैं कि उसकी इनकम की परसेंटेज में, उसकी टोटल इनकम की कितनी परसेंट कहाँ पर और कितने परसेंट बेसिक नीड पे है, कितने परसेंट मेडिसिन पे लगा रहा है, और कितने परसेंट वो इन्वेस्टमेंट पे लगा रहा है, और कितने परसेंट अपने हाउस होल्ड पे लगा रहा है, कितने परसेंट उसका यूटिलिटी है। तो गोया आप समझ गए कि हम किसी भी कंपनी का इनर स्ट्रक्चर का एनालिसिस करते हैं कि उनका साइज अगर कॉमन है तो उसके अंदर जो है वो कंपनी की सूरत हाल क्या है, कंपनी का स्ट्रक्चर किस तरह का। बेसिकली ये स्ट्रक्चर एनालिसिस है जिसमें साइज को हम कॉमन कर देते हैं। हमें मालूम है कि अगर हम आंट है और एलिफेंट है तो दोनों को हम कंपेयर नहीं कर सकते, उनके स्केल को बराबर करना पड़ेगा। तो एक्चुअली हम कंपनीज के स्केल को इक्वल करते हैं, और कंपनी के स्केल को इक्वल करके हम एनालिसिस देते हैं कि किसी तरह से हम इसका एनालिसिस दे दें ताकि ताकि स्केल इम्पैक्ट ना कर सके। तो कॉमन साइज यानी साइज को हम इक्वल करते हैं और हम एनालिसिस करते हैं। जी नाज़रीन, आइए कॉमन साइज एनालिसिस को हम देखते हैं कि कॉमन साइज एनालिसिस जो है वो असल में क्या होता है। तो आइए कॉमन साइज एनालिसिस को हम समझने की कोशिश करते हैं। तो कॉमन साइज एनालिसिस में मैंने बताया कि हम साइज को कॉमन कर देते हैं। तो स्केल ताकि मैटर ना करे। व्हाई स्केल मैटर्स इन द फाइनेंशियल कंपैरिजन। स्केल तो मैटर करेगा, लेकिन चूंकि हमने उसका साइज कॉमन कर दिया तो इसलिए इम्पोर्टेंट ये है, वी कांट कंपेयर द आंट विद द एलिफेंट। एक कंपनी जो है वो 500 मिलियन कमा रही है और एक कंपनी 50 मिलियन कमा रही है। तो हम कंपनी के साइज को नहीं ध्यान में रखेंगे, हम कंपनी के इंटरनल में जाके देखेंगे कि वो जो कमा रही है उसका कौन सा परसेंटेज कहाँ पे है, और कौन कितना एक्सपेंस है, कितनी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है। तो समथिंग सिंपली कैन नॉट बी कंपेयर्ड अंटिल यू नॉर्मलाइज देम। Some common size analysis is how finance does it, कि एक फाइनेंस जो है वो कैसे वर्क करता है। मैं सपोज करता हूँ कि ये हमारे सामने एक कंपनी है। एक कंपनी 100K कमा रही है, दूसरी 100 बिलियन कमा रही है, और तीसरी 100 बिलियन कमा रही है। तो अब हम देखते हैं कि इस तमाम को हम क्या करते हैं, इसके टोटल से यानी 100 को 100 से डिवाइड कर देंगे तो ये नीचे देखिएगा 100% है। अब जो कंपनी ए है 60% वो बेसिक नीड्स पे लगाती है, हाउसिंग पे 20% लगाती है, एजुकेशन और हेल्थ पे 10% लगाती है, लग्जरी कंजम्पशन पे 5%, इन्वेस्टमेंट पे 3%, चैरिटी और सोशल गुड्स के ऊपर का 2%। तो इस तरह से वो अपने 100% को कहाँ कहाँ कैसे कैसे खर्च करती है। अगर हम बी कंपनी दूसरी कंपनी देखें जो जिसकी 100 मिलियन है, तो उसका पैटर्न भी आपके सामने आपको नजर आ रहा है। 30, 50, 10, 15,
और 20 और 10। और अगर हम 100 बिलियन वाली कंपनी देखें तो वो कंपनी भी का स्ट्रक्चर 10 10 5%, 25%, 40%, 10% और 100%। तो एक्चुअली हम करते क्या हैं, कॉमन साइज एनालिसिस जो है वो इनकम स्टेटमेंट का भी होता है, बैलेंस शीट का भी होता है, और ये स्ट्रक्चरल एनालिसिस है, और इससे हम इंटरनली ट्रेंड भी मालूम करते हैं। कंपनी ए है, कंपनी बी है और कंपनी सी है। आइए जी, ये देखिए, जो भी कंपनी जो भी कमा रही थी, हमने साइज को 100 पे फिक्स कर दिया, हमने कॉमन कर दिया। कॉमन साइज कैसे हमने किया, इनकम को जो सॉरी इनकम कह रहा हूँ, तो सेल्स को जो इनकम स्टेटमेंट है उसको सेल्स पे हमने सब को डिवाइड कर दिया। सेल सबसे बड़ा आइटम है या रेवेन्यू, उससे हमने डिवाइड कर दिया, तो सेल 100%, अब बाकी सारे उसके परसेंटेज पे आ गए। और इधर अगर हम देखें तो जो बैलेंस शीट है उसमें सबसे बड़ी आइटम जो है वो टोटल एसेट्स होते हैं। टोटल एसेट से हमने सारी बैलेंस शीट को डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो इस तरह से ये आपके सामने है बेस फिगर। इनकम स्टेटमेंट में सेल्स को हमने सेल से डिवाइड कर देना और 100 से मल्टीप्लाई कर देना, जबकि बैलेंस शीट में हमने टोटल एसेट या टोटल लायबिलिटीज प्लस इक्विटी से हमने डिवाइड कर देना और 100 से मल्टीप्लाई कर देना। अब ये देखिए, तीन हमारे पास कंपनीज हैं, ए कंपनी है, बी है और सी है, और ये इनकी इनकम स्टेटमेंट है। ए कंपनी का रेवेन्यू 2400 है, बी कंपनी का रेवेन्यू 1200 है, और बी कंपनी का और सी कंपनी का 3600 है। तो बाकी ये कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ग्रॉस प्रॉफिट, ऑपरेटिंग एक्सपेंस, ईबीआईटी, इंटरेस्ट एक्सपेंस, ईबीटी, टैक्स और नेट इनकम आपके सामने। अब हम क्या करेंगे, जो कॉलम ए है इस सारे कॉलम को 2400 से डिवाइड कर देंगे और 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। कॉलम बी को, जो बी कंपनी को 1200 से डिवाइड करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, और सी को 3600 है, 3600 से डिवाइड करेंगे और 100 से मल्टीप्लाई कर दें, तो हमारे यहाँ सिचुएशन ये आ जाएगी। टोटल रेवेन्यू 100%। ए कंपनी का अगर हम देखें तो ए कंपनी का कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 45% है, ग्रॉस प्रॉफिट 55% है, ऑपरेटिंग एक्सपेंस 20%, ईबीआईटी 35%, इंटरेस्ट एक्सपेंस 5%, ईबीटी 30% और टैक्स 7.5% और टोटल इनकम 22.5%। ये इस तरह से हम स्ट्रक्चरल एनालिसिस कर रहे हैं, यानी जो ए कंपनी है उसका 100% को हमने कैसे कैसे स्ट्रक्चर उसका बना हुआ है। बी कंपनी को देखें, स्ट्रक्चर आपके सामने है, और सी कंपनी का स्ट्रक्चर आपके सामने। इस तरह से हम कुछ इंफॉर्मेशन लेते हैं, मसलन कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को कंपेयर करते हैं, 45, 55, 40, सी की कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड सबसे कम है। इसका मतलब है सी जो है उसकी कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कम है, उसने मैनेज किया हुआ है अपने उसकी लेबर को, यानी उसकी जो कास्ट ऑफ गुड्स है, जहां से मटेरियल खरीदते हैं और फिर जब फिनिश गुड तक जितनी कास्ट आती है उसको उसने कंट्रोल किया हुआ है। ग्रॉस प्रॉफिट फिर जाहिर है यहीं से निकलेगा, तो सी का ग्रॉस प्रॉफिट देखे, कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड पे कंट्रोल है, तो ग्रॉस प्रॉफिट उसका 60% है। इसी तरह से ऑपरेटिंग एक्सपेंस ए और सी मोर एफिशिएंट है, लेकिन ए और सी जो है कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में ये ज्यादा एफिशिएंट नहीं है, लेकिन ए और सी को अगर आप देखें तो ये इसमें जो ऑपरेटिंग एक्सपेंस है उसको इन्होंने कंट्रोल किया हुआ है। ईबीआईटी अगर हम देखते हैं तो सी मोस्ट प्रॉफिटेबल है, सबसे ज्यादा प्रॉफिट जो है वो ये कमा रहा है। इंटरेस्ट एक्सपेंस अगर हम देखें तो ये लिवरेज है, जो आपने लोन लिया हुआ है उसके ऊपर, तो ये सबका एक जैसा है, तो सबका एक ही जैसा एक्सपेंस है, या एक ही तरह सारे डील कर रहे हैं। ईबीटी 30%, 15 और 35, तो बी जो है वो उसका जो बहुत कम है, उसकी इनकम जो है अर्निंग उसकी बहुत कम है, अर्निंग बिफोर टैक्स उसका बहुत कम है, और फिर एंड पे अगर हम देखें तो उसकी नेट इनकम भी कम है, और
प्रोपोर्शनल आएगा यानी 25%, ये तो टैक्स सब पे एक लगेगा। सी लीड्स नेट मार्जिन, अगर हम नेट मार्जिन देखें सबसे ज्यादा इनकम किसने कमाई है तो सी ने इनकम कर। तो ये इंटरनल स्ट्रक्चर्स को देखते हुए कंपनीज को, लेकिन फिर वही बात, कंपनी एक ही इंडस्ट्री की होंगी और कंपनी जो है वो डिफरेंट इंडस्ट्रीज की नहीं होंगी। वी कांट कंपेयर द आंट विद द एलिफेंट। हाँ, छोटी बड़ी कंपनी होगी उसका नहीं है, मसलन अगर ये फार्मास्यूटिकल की हैं तो ये तीनों फार्मास्यूटिकल की हैं, आईटी की हैं तो ये तीनों आईटी की कंपनी है। तो एक ही सेक्टर में रहते हुए इस एनालिसिस को स्ट्रक्चर से हम सीख सकते हैं। अब हम सीख सकते हैं कि कैसे सी ने कॉस्ट ऑफ गुड को कंट्रोल किया हुआ है, हम कहाँ पे गलती कर रहे हैं, और कैसे ए और सी एफिशिएंट है, क्यों एफिशिएंट है, प्रॉफिट क्यों उसका ज्यादा है, बी जो है उसने उसकी इनकम इतनी कम क्यों हो गई है, क्या वजह है। तो हम कंपेयर करके कंपनीज को वो चीजें जो हम जिसपे हमारा कंट्रोल नहीं है उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं। इसी तरह से हम इसी से ये हम अखज करते हैं, बेस्ट ग्रॉस मार्जिन कंपनी सी का है, बेस्ट नेट मार्जिन कंपनी सी का है, कंपनी बी का नेट इनकम सबसे कम है, यानी कंपनी ई कम कमा। अब कंपनी बी वाले ये सोचेंगे कि जब ए और सी कमा रही है तो हम क्यों कम कमा रहे हैं और क्या वजह है, उसको ट्रेस करेंगे और उसके ऊपर जो है वो काम करेंगे। इसी तरह से टोटल एसेट्स, आपके पास तीन कंपनीज हैं ए बी सी, आपने क्या किया, उनके टोटल एसेट से उनको सारे एलिमेंट को डिवाइड कर दिया, 100 से मल्टीप्लाई किया तो ये 100% हो गया। अब इसमें देखिए कैश, अकाउंट रिसीवेबल, इन्वेंट्री और पीपी एंड ई जो उसका एसेट्स है, उसके कैपिटल एसेट्स हैं। फिर हमने टोटल लायबिलिटीज कितनी है, करंट लायबिलिटीज कितनी है, इक्विटी कितनी है, तो इस सारे को हमने ये कंपेयर कर लिया। अब इससे देखिए एक तो हमें स्ट्रक्चर नजर आ रहा है। जी आप देख सकते हैं कि आप स्ट्रक्चर किस तरह से, ए कंपनी का स्ट्रक्चर देखें, उसकी इक्विटी कितनी है और उसकी लायबिलिटी कितनी है। इक्विटी और लायबिलिटी का स्ट्रक्चर आपको नजर आ रहा है। तो यहाँ से क्या लग रहा है, यहाँ से लग रहा है कि लीवरेज जो है ना सॉलिड इक्विटी बेस है ए कंपनी। बी का 57% लायबिलिटीज है, लीवरेज उसका हायर है, फाइनेंशियल रिस्क उसका हायर है, और सी में 35% डेट है। इसका मतलब है कंजर्वेटिव है फाइनेंस, इसने ज्यादा नहीं किया हुआ। अब आप यहाँ से अंदाजा लगा सकते हैं कि कौन सी कंपनी ज्यादा रिस्की है और कौन सी कंपनी, स्ट्रक्चर, फाइनेंशियल स्ट्रक्चर किसका किधर है। मैं फिर एक दफा ये कहूंगा कि जब भी आप फाइनेंशियल स्ट्रक्चर की बात करें तो आप इंडस्ट्री एवरेज देखें, इंडस्ट्री एवरेज के मुताबिक होगा तो कोई मसला नहीं है, इंडस्ट्री एवरेज से फर्क करेगा तो देन इशू हो सकता है, क्योंकि एक इंडस्ट्री में एक तरह के नॉर्म्स, आप बैंकिंग इंडस्ट्री को फार्मास्यूटिकल से नहीं कंपेयर कर सकते, तो इसलिए उस इंडस्ट्री का स्ट्रक्चर भी हमें देखना होगा। इस तरह से कंपनी ए और बी और सी अगर हम देखें, बेस्ट ग्रॉस मार्जिन, नेट मार्जिन, ये हम देख चुके हैं, हम कर चुके हैं। तो उसके बाद हमने स्ट्रक्चर के बाद अब आप देखिएगा दोनों को हमने कंपेयर कर लिया, दोनों को हमने मिला लिया, इनकम को भी और बैलेंस शीट को भी। तो बैलेंस शीट और इनकम को मिला के आप कह सकते हैं कि सी कंपनी जो है वो आगे है, और इस तरह से हम कह सकते हैं कि कंपनी सी शो द बेस्ट प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो अक्रॉस ऑल इनकम स्टेटमेंट, बी सी कंपनी जो है वो लीड कर रही है। इसी तरह से सपोज वी हैव अ 3 कंपनीज, ये 3 हमारे पास कंपनीज है, इसकी 100 मिलियन 1 लाख है, 2 लाख है और 3 लाख इसकी सेल्स है। तो इसका अगर हम देखना चाहें तो इसका सिचुएशन आपके सामने है, और यहाँ से हम कह सकते हैं कि इसके बैलेंस शीट की जो सिचुएशन है जो पीछे हम कर चुके हैं वो ये। तो यहाँ से हम कुछ इन्फर कर सकते हैं। एसेट स्ट्रक्चर अगर हम कंपनी ए देखें तो हाई नॉन करंट एसेट्स हैं, अब बैलेंस स्ट्रक्चर है और हाई
करंट एसेट है, यानी लिक्विडिटी इसकी ज्यादा है। लिक्विडिटी पोजीशन में अगर आप देखें नीचे तो ये लो है, मॉडरेट है, हाई है। फाइनेंशियल रिस्क इसका हैवी रिलायंस ऑन डेट है, तो डेट ज्यादा है तो फाइनेंशियल रिस्क भी ज्यादा है। मॉडरेट है और ये लो है। करंट लायबिलिटीज 28% है और 22% है और 16% है। और लॉन्ग टर्म डेट 42%, 30 और दिस इक्विटी स्ट्रेंथ 30%, 40 और 66। रिस्क लेवल आप देखें तो ये हम लिक्विडिटी पोजीशन के साथ ही आप देख रहे हैं। ओवरऑल स्टेबिलिटी आप अगर देखें तो स्ट्रॉन्ग और हाईली स्टेबल है कंपनी सी, और यहाँ पर कुछ रिस्क है। इस तरह से हम जो है वो एनालिसिस को देख सकते हैं। इससे एडवांटेजेस क्या हैं कॉमन साइज के? enables comparison across firm, removes size effect, help in trend and structure analysis, useful for the decision making। तो इससे हमें ये फायदा होता है। इसकी लिमिटेशन भी हैं कि जाहिरी बात है हम जहाँ पर वैल्यू ज्यादा होती है, मसलन हम ये तो नहीं कह सकते कि 1 बिलियन प्लस 1 बिलियन, मैथमेटिक्स के लोग ये कहते हैं कि 2 बिलियन, लेकिन हम कहते हैं कि जो 2 बिलियन की वर्थ है वो 1 प्लस 1 बिलियन से ज्यादा है। जब आपको ग्रुप होता है और जब सारी इंडस्ट्री इकट्ठी होती है तो यकीनी तौर पर उससे आप बेनिफिट होते हैं। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि कॉमन साइज एनालिसिस का जो प्राइमरी है स्ट्रक्चर एनालिसिस है, लेकिन इसके स्ट्रक्चर के अंदर हम रहते हुए ट्रेंड भी हम मालूम करते हैं कि क्या हो रहा है, कौन सी चीज बढ़ रही है, कौन सी चीज कम हो रही है। तो ट्रेंड एनालिसिस इंटरनल ट्रेंड एनालिसिस है और स्ट्रक्चर इसका इंटरनल यकीनी तौर पर होता है। तो इस तरह से अब सारे को अगर मैं सम अप करूं तो कॉमन साइज एनालिसिस, जिसे वर्टिकल एनालिसिस भी कहते हैं, ये आपके सामने है। और तो इससे हम जो है वो सारा सीख गए कि हमने किया क्या है कि फर्म का जो टोटल रेवेन्यू था उसको 100% कर लिया और टोटल एसेट को 100% कर लिया, और फिर हमने एक दूसरे से कंपेयर कर लिया। उम्मीद है आपको इस बात से समझ गए होंगे कि कॉमन साइज एनालिसिस असल में होता क्या है। साइज को हमने कॉमन किया, फिर हमने कंपेयर किया। इंटरनली अगर हम ट्रेंड मालूम करना चाहें तो वो हमने कर लिया, और कंपनीज को एक दूसरे से कंपेयर किया। जो कंपनी जहां पर बेनिफिशियल है फिर हमने उसको स्टडी किया और दूसरी पे अप्लाई करके उसको हमने बेहतर किया। तो इस तरह से कॉमन साइज एनालिसिस से हमने फायदा उठाया। बहुत शुक्रिया।